दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं ऋतुराज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, कैसे सरकारी नौकरियां और फ्री में मिलने वाली सुविधाएं किसी कंट्री को इस हद तक बर्बाद कर सकती हैं। मैं आपके सामने आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस स्टडी प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि सरकारी नौकरियाँ या फिर फ्री में मिलने वाली सुविधाएँ किसी देश को किस हद तक ले जा सकती हैं। हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ दुनिया के एक अच्छी कंट्री वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल भंडार है और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में अगर पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई किसी ने किया था तो वेनेजुएला ने ही किया था। मैं बात करता हूँ तब की जब इस कंट्री बहुत पावरफुल कंडीशंस में था। सन 2012 की बात करूँगा। सन 2012 में वहाँ की करेंसी बोलीवार हमारी करेंसी से स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में थी। वहाँ के एक बोलीवार के बदले हमारे 12 रुपये मिलते थे एक्सचेंज में। जबकि आज करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमारा एक इंडियन रुपीस की वैल्यू वहाँ के 42,549 बोलीवार के बराबर है। आप देखिए कितना ड्रास्टिक चीज, ऐसा क्या हुआ कि उसकी करेंसी इतना गिर गई। चलिए, मैं अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक बार आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखा देता हूँ कि तो दोस्तों देखते हैं कि 2012 में बोलीवार की वैल्यू रुपीस के अगेंस्ट क्या थी। देखिए आप लोग, मैं ये नीचे यहाँ पे मैं टेबल पहले भी देख चुका हूँ। ये देखिए इंडियन रुपीस एंड वेनेजुएलियन बोलीवार 12 रुपये 82 पैसे एक बोलीवार के बराबर हुआ करते थे। लेकिन आज हम अगर बात करें कि बोलीवार की कंडीशन क्या है तो वो अभी हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम गूगल कर लेते हैं रुपीस टू बोलीवार और हमारे सामने डाटा है कि आज 42,556 बोलीवार एक इंडियन रुपीस के बराबर हो चुके हैं। तो आप समझिए कितनी बुरी स्थिति में पहुंच गया बोलीवार। जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया अभी लाइव कि किस तरह से वहाँ के 42,549 बोलीवार हमारे एक इंडियन रुपीस के बराबर हो गए। ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुए जिनका नाम था हुगो चावेस, जिन्होंने 1999 से लेकर 2013 तक उन्होंने वहाँ पे रूल किया। जब वो सत्ता में आए थे उससे पहले उन्होंने अपने पब्लिक को प्रॉमिस किया था कि वो सबको गवर्नमेंट जॉब देंगे और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे। जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने वहाँ पे अवेलेबल जितनी भी कंपनीज़ हैं उनसे बोला कि आप हमारे यहाँ की जितनी जनता है सबको आप जो भी एलिजिबल हैं उन सबको आप नौकरी दीजिए। कंपनीज़ ने बोला कि हमें इतनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कैसे दें। लेकिन हमारी जैसी कंट्री तो कैपिटलाइज कंट्री है, कैपिटलाइजेशन वाली कंट्री है, यहाँ पे बिजनेसमैन है, लेकिन वहाँ पे जितनी भी इस तरह की कंपनियाँ हैं सबको गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट रन करती है। तो वहाँ की कंपनीज़ को गवर्नमेंट की बात माननी पड़ी और उन्होंने वहाँ के लोगों को नौकरी पे रखना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, हमारे पास काम नहीं है करने के लिए, लेकिन हमने लोगों को मैन पावर पर रख लिया। लोग बाग आते थे, सूट बूट पहन के आते थे और अपना ऑफिस आते थे और शाम को घर चले जाते थे। ये स्थिति वहाँ की चल रही थी। उसके बाद हुआ क्या, लोगों के पास घर नहीं थे तो हुगो चावे ने बोला कोई बात नहीं, जिन लोगों के पास घर नहीं है गवर्नमेंट उनको घर भी अवेलेबल कराएगी। अब वो कंट्री के पास पैसा था क्योंकि वेनेजुएला ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि पूरी कंट्री को अगर पेट्रोलियम सप्लाई करने वाली कंट्री थी तो वेनेजुएला थी, तो पैसा काफ़ी था उनके पास, तो उसको बांट रहे थे। अब ये चीज़ें चलती रही और वहाँ के लोग जो थे हुगो चावे को भगवान बराबर मानते थे क्योंकि वो सबको फ्री में सुविधाएं दे रहा था, सबके पास गवर्नमेंट जॉब थी। यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट जॉब थी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स में से आती थी। लेकिन अब ऐसे बढ़ता रहा और 2013 के अंदर हुगो चावे की डेथ हो गई। तब वहाँ के आगे रूल करने के लिए उनके राइट हैंड आए, उनका नाम था निकोलस मडारो। अब निकोलस मडारो सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन एक दिक्कत रही। 2015 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के प्राइस क्रैश कर गए और उनके पास जो रिवेन्यू आ रहा था पेट्रोलियम से वो बंद हो गया। सबसे बड़ी गलती वेनेजुएला की क्या रही, उन्होंने दूसरे सोर्सेज डेवलप नहीं किए, उन्होंने पैसे को पब्लिक में बांट दिया। वो चाहते तो किसी अपनी मशीनरीज के अंदर या किसी और पर्टिकुलर सिस्टम में आईटी में कहीं पैसा लगा के रिवेन्यू जनरेट कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो समझ रहे थे कि उनके पास बहुत सारा पेट्रोलियम है और ज़िंदगी भर ऐसे ही सप्लाई करते रहेंगे और पैसा आता रहेगा और हम अपनी पब्लिक को देते रहेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर गवर्नमेंट जॉब। अब 2015 के बाद उनका कोष खाली हो गया, उनके पास पैसा नहीं था और जनता को पैसा चाहिए था, क्योंकि अगर अब सैलरीज नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक रिवोल्ट करेगी। तो उन्होंने
निकोलस मडारो ने एक सजेशन दिया कि हम लोग करेंसी छाप लेते हैं और करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसा केस स्टडी जिम्बाब्वे में हुआ था। उन्होंने भी सेम चीज़ को रिपीट किया और करेंसी को प्रिंट किया और लोगों को बांट दिया। जैसे ही उन्होंने करेंसी को बांटा तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया और वहाँ का करेंसी बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। तो इस वजह से वहाँ की करेंसी की स्थिति आज इतनी पुअर हो गई कि वर्ल्ड वहाँ के लोग भी उसकी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो लोग ज़्यादातर बिजनेस यूएस डॉलर्स में करना पसंद करते हैं। यहाँ ही नहीं रुके, निकोलस मडारो ने बोला कि हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि $1 के बदले हमारे कितने बोलीवार जाएंगे। उन्होंने बोला कि हमारे $1 के बदले 1000 बोलीवार जाएंगे, $1 के बदले 10,000 बोलीवार जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो आप लोग समझिए, गवर्नमेंट जॉब जब है, अब प्रैक्टिकली क्या है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से देती है? पैसा जो गवर्नमेंट कमाती है उसके कमाने क्या तो उसके पास कोई रिसोर्सेज है, वहाँ से कमाती है, या हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वहाँ से कमाती है? यही नहीं, उस कंट्री में अगर आप बात करेंगे, पेट्रोलियम उनके पास था तो दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल उसी कंट्री में है। वहाँ पे पेट्रोलियम का रेट आज भी आप हमारी वैल्यूज़ में अगर देखेंगे तो मात्र ₹1.5 लीटर पेट्रोल है, यानी कि 50-60 रुपये के पेट्रोल में आप पूरे महीने बाइक चला सकते हैं। तो फ्री में मिलने वाली सुविधाओं से हुआ क्या कि वहाँ के लोगों को फ्री का खाने की, मैंने आपको बताया कि उनकी करेंसी की स्थिति इतनी बुरी हो गई है और उसके पीछे का कारण है फ्री में मिलने वाली सुविधाएं, और बाद में फिर जो दूसरी गलती उन्होंने की, करेंसी को प्रिंट करना और इन्फ्लेशन को हाई करना। ये स्थिति हमारे यहाँ भी हो सकती है, जिस तरह से हमारे नेता भी यहाँ पे झूठे लुभावने प्रस्ताव देते हैं सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए कि हम ये फ्री देंगे, हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। आप एक बात बताइए, अगर हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करेगा तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा हम लोगों के पास? मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब करना बुरी बात है, लेकिन अपनी कंट्री की स्थिति आप देखिए, हमारे देश के ज़्यादातर युवा, खासतौर से 2 स्टेट तो मैं बताऊँ, यूपी एंड बिहार, यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है कि आप लोगों को जॉब चाहिए। हर आदमी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा है, कोई यूपीएससी की तैयारी में लगा है, कोई आईएएस प्रिपरेशन में लगा है, कोई पुलिस की तैयारी में लगा है, लेकिन नो वन इज़ फोकस्ड कि हम कुछ बना सकते हैं। अगर हम लोगों को सरकारी नौकरियों के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप, नए रोजगारों पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम पैसे को जनरेट कर सकें और अपने देश की कंडीशंस की इकोनॉमी को और अच्छी कंडीशन में ले जा सकें। लेकिन अभी नेता आते हैं, मैं रेलवे टिकट फ्री कर दूंगा, मैं आप लोगों को बिजली फ्री कर दूंगा, इस तरह के नेता आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इस तरह के नेता क्या ये खुद पैसा कमा रहे हैं? क्या इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा रखी है पैसा कमाने की? मैं यही कहना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को पढ़ के जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करने के बहुत तरीके हैं। आप गो फॉर प्राइवेट सेक्टर, गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, कोशिश करें कि आप अपने आप से कुछ इनोवेट करें। इनोवेशन होगा तो हम कुछ बना पाएंगे। अदरवाइज हम लोग फोकस्ड हैं, अपने 8-8 घंटे की स्टडीज़ हम कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। क्या 50-60 हज़ार 1.5 लाख रुपए की जॉब पाने के लिए? अगर आप और कंट्रीज़ को देखेंगे, कुछ कंट्रीज़ को, तो उनमें ऐसी स्थिति नहीं है। जितनी भी कंट्रियाँ वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया जाता है। आज मैंने आपको वेनेजुएला की केस स्टडी प्रेजेंट की। आने वाले टाइम में मैं एक केस स्टडी प्रेजेंट करने वाला हूँ कि अमेरिका इतनी ताकतवर कंट्री कैसे बना। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और मेरी नई केस स्टडी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।